हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मानस नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मोजावे डेजर्ट को लेकर के। तो मोजावे डेजर्ट को अगर हम मैप में व्यू करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो यूएस कंट्री है उसके कैलिफोर्निया वाले रीजन में लोकेटेड है मोजावे डेजर्ट। मोजावे डेजर्ट वाले रीजन में मोजावे पीपल रहते हैं, इसीलिए इस डेजर्ट का नाम भी मोजावे डेजर्ट रखा गया। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि डेजर्ट है तो रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता होगा। टेम्परेचर डिफरेंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर है बहुत सारी यहाँ पर माउंटेन रेंज देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इसका नेम है ना, वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन सी माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इस माउंटेन रेंज की वजह से इस वाले रीजन में लीवॉर्ड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये मोजावे डेजर्ट की लोकेशन देखो, बहुत बार जो है वो डेजर्ट की लोकेशन को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा डेजर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रिवर कहाँ पर लोकेटेड है। तो एक बेसिक आइडिया जो है वो हमें वर्ल्ड मैप का होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से कंट्री में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इस तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट हमारे लैंडफॉर्म्स हैं वो लोकेटेड है। ओके, तो ये मोजावे डेजर्ट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। देखो, पहले हमने मेंटरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, जो फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म पर डिस्कस किया था, फोकस किया था, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया था। अभी हम सेकंड बेस्ट लेकर के आए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम का। जो भी स्टूडेंट 2023 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें डेली टारगेट बेसिस जो स्टडी है वो आपकी स्टार्ट करवाई जाएगी। डेली आपको टारगेट दिया जाएगा और इस टारगेट में आपका स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर्स दोनों कवर करवाई जाएंगी। स्टैटिक में जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सभी कवर करवाई जाएंगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये आपको ध्यान में रखना है। और करंट अफेयर्स में लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर जो है वो आपको कवर करवाया जाएगा। जो डेली बेसिस पर टारगेट दिया जाएगा उसको फिर एमसीक्यू के थ्रू, रिवीजन के थ्रू कवर किया जाएगा। मतलब जो भी टारगेट दिया गया उसके एमसीक्यू आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। 3000 प्लस जो है वो इसमें एमसीक्यू जो है वो आपके कवर करवाए जाएंगे, ताकि प्रीलिम्स में जो आप क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली सोल्व कर सको। इसके अलावा मेंटोर जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे टाइम टू टाइम, आपकी स्ट्रेटजी को लेकर के, आपके अप्रोच को लेकर के वो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए आपको एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी चाहिए और बचे हुए टाइम में आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाओ, साथ ही साथ जो है वो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने प्रीलिम्स के पेपर देखे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि हर बार जो है एक नया ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि जो भी हमारे हाथ में कंटेंट है उसको हम अच्छे से कर सकें, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएं उनको हमने जो भी स्टडी किया है उन सभी लॉजिक को अप्लाई करके हम इजीली सोल्व कर पाएं। और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी प्रैक्टिस से। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी किया है और वो मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन करवाइए। 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और जल्दी आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एमबीबीएस की, मतलब एमपी में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें फर्स्ट ईयर की जो बुक है उनको हिंदी वर्जन उसका लॉन्च किया है।
ओके, तो ये पहली बार देखने को मिला है कि हिंदी वर्जन में जो अब एमबीबीएस की जो स्टडी है वो रेगुलर होगी। अब यहाँ पर बताया गया कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो पहला स्टेट बन गया जो हिंदी मीडियम में यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की, इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बात बोली गई है। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं की गई है। नेशनल लैंग्वेज कौन होगी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 343 जो है वो ये डिक्लेयर करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास में ये पावर है, मतलब जो आर्टिकल 343 जो है इसमें ये बताया गया है कि हिंदी लैंग्वेज जो है देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ में वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको यूज किया जाएगा। ओके, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने 15 ईयर के लिए इंग्लिश को भी रेगुलर करने की बात कही थी कि 15 साल तक हम हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश को भी रेगुलर करेंगे। 15 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रह करके गए थे तो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो इंग्लिश में था, उसको एक तरीके से चेंज करना उसमें टाइम लगता। ओके, लेकिन लगभग 1960s के बाद में ही इसको लेकर के प्रोटेस्ट होने लगा कि इंग्लिश को जो है वो रेगुलर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर प्रोफिशिएंट लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी को वो इतना यूज़ नहीं करते हैं, या तो अपनी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर रिलाई करेंगे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रिलाई करेंगे। तो इसी को लेकर के फिर 1963 में जो ऑफिशियल एक्ट आया उसके बाद में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पार्लियामेंट ने लॉ के थ्रू जो है ये बना दिया गया कि इंग्लिश जो है उसको हम रेगुलर यूज़ करेंगे अनलिमिटेड टाइम तक। जैसे एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए दिया गया था, फिर हर 10 साल के बाद में इसको रिन्यू किया जाता है। ऐसा नहीं है इंग्लिश में, ये आपको ध्यान में रखना है, हर 10 साल में रिन्यू नहीं किया जाता कि हम इंग्लिश को रेगुलर करेंगे। जब 15 ईयर के लिए बोला गया उसके बाद में जब किया गया तो एक तरीके से इनफाइनाइट टाइम के लिए इसको रेगुलर कर दिया गया। ओके, आर्टिकल 351 जो है उसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसको ये पावर दी गई है कि आप जो है वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी को स्प्रेड करने के लिए अपनी ड्यूटी जो है वो रोल प्ले करोगे। ओके, अब देखो हमारी गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपनी एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने ये काम किया। तो 1960s के टाइम में 3 लैंग्वेज फार्मूला लेकर के आई हमारी गवर्नमेंट, और जिसमें फोकस किया गया कि हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, तो वो स्टेट जहाँ पर हिंदी बोली जाती है मैक्सिमम, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश पर फोकस किया गया। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है हिंदी के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश के ऊपर फोकस किया गया। तो अगर ये 3 लैंग्वेज फार्मूला अच्छे से इम्प्लीमेंट होता तो हिंदी जो लैंग्वेज है वो ओवरऑल इंडिया में अच्छे से स्प्रेड हो जाती, और साथ ही साथ जो है जो हमारा बेसिक टारगेट था कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसको हम रेगुलर कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल बताया गया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी रखी है, जैसे कि कोई यूजी के स्टूडेंट ने अपनी बात यहाँ पर रखी है कि वो स्टूडेंट जो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे वो उन इस स्टेट में उनके लिए जॉब जो है वो मैक्सिमम अवेलेबल रहेगी, क्योंकि हिंदी जहाँ पर परफेक्ट तरीके से हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर के डाटा रख रखे हैं कि अगर हम अप्रैल से देखें तो अब तक हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली है। ओके, तो इन्फ्लेशन जो है वो रेगुलर इंक्रीज होती जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी बार देखी जा चुकी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो हमारी पीएसयूज़ हैं उनको एक तरीके से पीएसयूज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 22,000 करोड़ जो है वो पीएसयूज़ को सपोर्ट करने के लिए उनको असिस्टेंट्स एक तरीके से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर हम काफ़ी लंबे टाइम से देखें तो जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है उनको उनके प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्रूड लेवल पर अगर हम उनको देखें तो काफ़ी हाई लेवल पर हमारे पीएसयूज़ को खरीदना पड़ रहा है, लेकिन जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए एलपीजी है उसके प्राइजेस, सिलेंडर के प्राइजेस जो हैं वो ज़्यादा हाइक नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से उनके जो भी प्रोजेक्ट था
उसमें उनके इनपुट और आउटपुट में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा था, और उस डिफरेंस को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी हमारे पीएसयूज हैं उनको जो भी यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल बेस पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी कल ही हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनकी रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लोबली ग्रोथ की उन्होंने बात की है कि 2022 में ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 3.2% रहेगी, और नेक्स्ट ईयर जो है वो तो प्रोजेक्शन 2.7 से 2.9% तक रहने वाला है। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के थ्रू ये बात बोलने की कोशिश की गई है कि 2023 में जो रिसेशन पीरियड है वो काफ़ी क्लोज लेवल पर देखने को मिलेगा। ओके, मतलब वर्स्ट लेवल पर रिसेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जॉब चली जाएगी। अब यहाँ पर इंडिया को लेकर के भी कुछ उन्होंने बात रखी है कि वैसे इंडिया की अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो अभी ग्लोबली लेवल पर कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो ग्रोथ एस्टिमेट है 2023-24 के लिए वो लगाया गया है 6.1%, और आईएमएफ ने इस साल की फोरकास्टिंग की है 6.8%। जुलाई में जो है वो 7.4% की गई थी इंडिया के लिए फोरकास्टिंग। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है वो इतना इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इतना देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसमें स्लो डाउन रखा गया है। इसी तरीके की वर्ल्ड बैंक और आरबीआई ने भी इसी तरीके की आरबीआई और जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट रखी है जिसमें उन्होंने इंडिया की जीडीपी को एक तरीके से कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी इशू है, ये जो भी रिसेशन की बात की गई है, इसको हमें क्या करना होगा, इसको टारगेट करते हुए जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो अगर हम बात करें कि रिसेशन किसकी वजह से देखने को मिलेगा या जो ग्रोथ रेट है उसमें क्या इशू देखने को मिल रहा है, इशू ये है कि जो भी कंट्री है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्री ज़्यादा फोकस कर रही है, इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, सारे इशू जो हैं वो एक तरीके से मिक्सअप हो गए हैं और उसी का ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। देखो इस आर्टिकल में अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कर्च जो स्ट्रेट है और वहाँ पर एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया था रशिया के द्वारा, उस पर अटैक देखने को मिला। तो काउंटर में जो रशिया है उन्होंने भी यूक्रेन के बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे एरियाज के ऊपर अटैक किया। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, वो एक तरीके से कभी इसका सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब दोनों कंट्री जो हैं वो अपने अपने जो ईगो पॉइंट है उनको दूर करके जो भी इशू है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, जो राइटर हैं उन्होंने कोलिजियम सिस्टम के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चनिंग की है। उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से जो एनजीसी जो प्रोसीजर था जिसमें गवर्नमेंट के इंक्लूजन देखने को मिल रहा था उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया है कि जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है उसके ऊपर एक तरीके से आईसाइट रखी जा सकती है, नज़र रखी जा सकती है अगर अदर लेवल का भी इंक्लूजन उसमें देखने को मिले। ओके, तो राइटर ने यहाँ पर अभी एक इशू जो देखने को मिला, अभी हम प्रेजेंट टाइम में हमारे सीजीआई हैं यू ललित, उन्होंने अपना कोलिजियम सिस्टम बनाया जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसमें होंगे। तो 2 जजेस जो हैं उन्होंने कुछ इशू को डिस्कस करने के लिए, कुछ जजेस को एक तरीके से अपग्रेडेशन करने के लिए, बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको, एडवोकेट को यहाँ पर जज बनाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट थे उनको लेकर के डिस्कशन किया जाना था। तो 2 अदर मेंबर जो कोलिजियम सिस्टम के मेंबर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी बात नहीं रखी और एक तरीके से उनका जो भी वर्कलोड है उसके बेसिस पर यहाँ पर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो राइटर का ये बोलना है कि वो कोलिजियम सिस्टम के पार्ट हैं
तो अगर किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करना है तो वो जुड़ तो सकते हैं, अपने जो भी उनका वर्कलोड है, जो भी उनकी हियरिंग है, उन सभी को लेकर के उसके बाद में वो जुड़ सकते हैं, और जो भी डिस्कशन होना था, जो भी रिजल्ट आना था वो आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का एक जो रिजल्ट आने वाला था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि 2015 में जो एनजेसी आया था, जिसमें हमारे लॉ मिनिस्टर, इसके अलावा गवर्नमेंट के एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर या अदर इम्पोर्टेंट पर्सन जिनको जुडिशरी लेवल में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, उनको यहाँ पर इंक्लूड करने की बात रखी गई थी। तो इसमें राइटर का बोलना है तो कि प्रेजेंट टाइम में जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर क्वेश्चनिंग करने वाला कोई नहीं है। तो अगर क्वेश्चनिंग करने वाला होता तो इसके जो रिजल्ट है वो और शानदार देखने को मिलते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो राइटर आर्टिकल है इसमें जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि COP26 की जो ग्लासगो में लास्ट ईयर मीटिंग हुई उसमें हमने फोकस किया उन सारे इश्यूज के ऊपर जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। राइटर ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वर्ल्ड का, अर्थ का जो टेम्परेचर अगर हम देखें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पर राइटर ने COP26 में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया था उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 3 रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया गया था COP26 में, कि नेलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नॉन एमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर फिजन, कि इनके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ताकि एमिशन जो है वो ना हो पाए। दूसरा, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और बायोमास, मतलब एक सीधी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट रीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो ताकि एमिशन जो है उसको भी कैप्चर किया जा सके। तो यहाँ पर 2050 तक जो है वो टोटल डिमांड जो है इन सारे रिसोर्सेज की रखी गई है। ओके, और ये बोला गया है कि 2050 तक ये सारे प्लान जो है इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में अवेलेबिलिटी है इन सारे रिसोर्सेज की, उसके अकॉर्डिंग तो 2050 तक इन टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमें एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो पर पर्सन है 4 kWh पर डे। लेकिन और प्रेजेंट टाइम में 6 किलोग्राम ऑफ CCS मतलब वो बायोमास जो पर पर्सन का जो एमिशन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी है। लेकिन COP26 के प्लान है कि 3600, रेंज 1400 से 5700 इतनी होनी चाहिए। ओके, ये प्लान है किसके, COP26 के, कि इतना जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए बायोमास की ताकि एब्जॉर्ब देखा जा सके। यहाँ पर बताया गया है कि वी ईट 100 kg प्लांट बेस्ड फूड पर पर्सन ईच ईयर बट प्रोड्यूसिंग इनफ बायोकेरोसिन टू फ्लाई एट टूडेज लेवल रिक्वायर्स 200 kilogram of additional harvest. There is no possibility that our supplies of these will be near the level required by the plan discussed at COP26. Okay? तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी है, जैसे कि 2003 में केन कैल्डेरिया at the Carnegie Institute found that the world would need a nuclear plant worth of clean energy capacity every day between 2000 and 2050 to avoid catastrophic climate change. 2003 में उन्होंने ये बात बोलती थी कि हमें क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है और इसके ऊपर फोकस करना होगा, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत सारे कैटेस्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज जो है वो देखने को मिलेंगे। 2018 में MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू रिपोर्ट जो है उन्होंने दैट एट द गिवन रेट द वर्ल्ड विल टेक नियरली 400 ईयर टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी सिस्टम। उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्म करने की हम बात कर रहे हैं ना, कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, मीटिंग्स में जो डिस्कशन होता है उसको ट्रांसफर होने में लगभग हमें 400 ईयर्स का टाइम लगेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज करने पड़ेंगे जब जा करके एक रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो भी COP26 में इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने अपने टारगेट रखे उन सभी को लेकर के बोला गया है कि नेट जीरो एमिशन की जो बात की गई है उसके लिए हमें फॉरेस्ट एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ में फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर
आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई उसके बारे में भी बोला गया है कि उसमें क्लियरली बोला गया था कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, बहुत सारे इशू देखने को मिलेंगे। तो उन सभी को अगर हम सॉल्व करना है तो फोकस हमें करना होगा कि टेम्परेचर जो है वो ना इंक्रीज हो, एमिशन जो है कम से कम हो और उसको भी हम रेगुलेट करने की कोशिश कर सकें। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो कितने एमिशन को कवर करते हैं, मैंग्रोव जो है वो कितने एमिशन को यहाँ पर कवर करते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डाटा। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो कल भी हमने डिस्कस किया था आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसके अंडर। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया कल जो डाटा आए थे, यहाँ देखिए, देखो तो कल जो डाटा थे उसमें बताया गया था कि आरटीआई को लेकर के जो पेंडिंग जो संख्या है, जो पिटिशंस हैं, वो टाइम के साथ में बढ़ती जा रही हैं। जैसे 2019, 2021 और 2022 के अगर हम डाटा देखें तो प्रेजेंट टाइम में 3.5 लाख के लगभग जो पेंडिंग केसेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल जो है वो इंफॉर्मेशन को लेकर के कि कितने एप्लीकेशन हैं, इन सभी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो है ये रिपोर्ट देखने को मिली। और इस रिपोर्ट में रोजगार सतर्क संगठन था शायद, उन्होंने ये रिपोर्ट रखी है कि टाइम के साथ में जो आरटीआई इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है? सोल्व किस लिए किया इस तरीके से किया जाता है कि जो भी पिटिशन देखने को मिले उसका जल्द से जल्द रिजल्ट हो। अब रिजल्ट किस तरीके से आएगा? जो मैन पावर है, जो यहाँ पर वर्किंग पावर है, उनकी संख्या इंक्रीज की जाए और अगर वैकेंसी है तो उनको फिल किया जाए। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट हमारे सेंटर हैं जिनके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जो है वो पर्सन की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, वैकेंसी भी देखने को मिल रही है। तो हमें वैकेंसीज को फिल करना होगा। और अगर कोई भी इशू है, जैसे कि स्टेगनेंट जो इशू देखने को मिल रहा है कि रेगुलर बेसिस पर जो पिटिशन है उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जा रही है, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि लगभग 7 साल पहले हमने आईटी एक्ट का सेक्शन 66A जो है उसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था श्रेया सिंघल केस में। 2015 में श्रेया सिंघल केस होता है। ये जो सेक्शन 66A क्या था कि सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसे पोस्ट कर दिया जाए जिसकी वजह से इशू देखने को मिले तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। ओके, तो इसी को लेकर के श्रेया सिंघल जो है उन्होंने केस अप्लाई किया और उस केस में जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला कि आर्टिकल 19 के बेसिस पर जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों के पास में, उसको कर्व करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और उसी के बेसिस पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। लेकिन हमने ये देखा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद में भी बहुत सारे केसेज जो हैं वो इसी सेक्शन के बेसिस पर रजिस्टर हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हर स्टेट के जो भी डीजीपी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं, उन सभी को अवेयर करवाया है कि जो भी इस तरीके के एक्ट, जो भी इस तरीके की न्यूज़ वो है जो अगर जुडिशरी के थ्रू पास होती है या गवर्नमेंट के थ्रू पास होती है, उन सभी को लेकर के एक अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है, तभी जा कर के उन लॉज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो, जम्मू एंड कश्मीर का जब से बाइफर्केशन किया गया तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ की जो भी वोटर लिस्ट है उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें एक तरीके कोशिश की जा रही है कि वो लोग जो 1 साल से जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में रह रहे हैं, अगर उनके पास में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है या और भी अदर टेलीफोन बिल है तो वो यहाँ की वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। हालांकि पहले इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया गया था। लोगों का ये मानना था कि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल है, वो यहाँ की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर रह करके वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं तो उनके कुछ अलग क्राइटेरिया होंगे यहाँ के लोगों के साथ में, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में। लेकिन जो यहाँ के लोकल पीपल हैं वो यहाँ के रियल प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, इसलिए बाहर के लोगों को वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर,
और यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारे इंडिया से कुछ कप सिरप जो गाम्बिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गई, वहाँ पर कुछ इश्यू देखने को मिला। तो अभी उन सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा स्टेट, मतलब ये CDSCO और हरियाणा स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने ऑर्डर किया है उन सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर जो मेडन फार्माक्यूटिकल्स के द्वारा सोनीपत में की जा रही थी, कि उस पर रोक लगाई जाए और जो भी इशू हैं पहले उनको सोल्व किया जाए, जांच की जाए, एग्जामिन किया जाए कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों ही एक तरीके से रिलेटेड है और दोनों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो आर्मी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो क्या किए जाए, उनको अप्लाई किया जाए, उनका यूज़ किया जाए और जैसे जैसे जो एमिशन है उसको कम किया जा सके। ओके, दूसरा यहाँ पर रेलवे ने जो अपनी पॉलिसी निकाली है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 2030 तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अपने आप को रिलाई करेंगे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हमारी देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो यहाँ पर ये बताया है रेलवेज ने और ये बताया है आर्मी ने कि किस तरीके से उनका प्रोसीजर चल रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है, देखो कल 12 अक्टूबर को फर्स्ट वर्ल्ड स्लोथ बियर डे जो है वो बनाया गया। तो हमारे इंडिया में सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उन्होंने इंडिया में और इंडिया के आसपास वाले रीजन में, वर्ल्ड में जो है वो इसके ऊपर फोकस किया गया कि एवरी जू जहाँ पर स्लोथ बियर रहते हैं उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए ये सब फोकस किया जाए और इंडियन स्पीसीज जो ऑफ बियर जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी काम किया जाए। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिस तरीके से राइनोज को, एलिफेंट को रेगुलेट करने की हमने कोशिश की है, उसी तरीके से जो हमारे इंडियन स्पीसीज ऑफ बियर जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम किया जा रहा है। ये जो इंडियन स्पीसीज ऑफ बियर जो है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में एक तरीके से एंडेमिक है। इसके अलावा नेपाल, भूटान वाले रीजन में भी देखने को मिलते हैं और इनको डांसिंग बियर के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉरेन पेज पर जो आर्टिकल है, देखो इसमें बताया गया है कि नोर्ड स्ट्रीम जो है वो एक तरीके से बाल्टिक सी के थ्रू कनेक्टेड करता है यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो वहाँ पर इस तरीके के रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से वहाँ पर इस तरीके की लिक्विफाइड गैसेज इन सभी की ज़रूरत होती है ताकि विंटर सीजन में वो अपने आप को एक तरीके से एस्टेब्लिश कर पाए। तो मैक्सिमम वो रिलाई करते थे रशिया के ऊपर, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले बाल्टिक सी वाले रीजन में नॉर्ड स्ट्रीम में कुछ एक्सप्लोजन देखने को मिला, जिसको वर्ल्ड लेवल पर एक तरीके से टेररिज्म एक्टिविटीज़ के रूप में भी डिक्लेयर किया गया। तो इन सारे इश्यूज को दोबारा से सोल्व करते हुए, जिसकी वजह से जब वो एक्सप्लोजन देखने को मिला तो इनकी तरफ जो सप्लाई हो रही थी यूरोपियन कंट्रीज में उन सभी को रोक दिया गया। तो यहाँ पर रशिया ने अपनी इंपॉर्टेंट बात रखी है कि हम चाहते हैं कि दोबारा से नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू जो भी आपका भेजने का जो प्रोसीजर है वो रेगुलर हो सके और इसके लिए हम फोकस करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि एक जो फिक्स प्राइस की जो बात की जा रही है यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, उस पर हम सेल नहीं करेंगे। जिस तरीके से अवेलेबिलिटी है, जिस तरीके से प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं, उसी के बेसिस पर ये सारा जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो ये रशिया और यूक्रेन इफेक्ट की वजह से हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन इसकी वजह से इफेक्ट नहीं हो रहे, वर्ल्ड लेवल पर इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे डेली क्वेश्चन एंड आंसर जो फॉर्मेट है उसको आप ज़रूर से देखिए। आपके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके लिए कवर करवाए जाते हैं। जो भी करंट न्यूज़ रहती है उसको लेकर के, टाइम टू टाइम स्टैटिक जो पार्ट है उसको लेकर के भी वहाँ पर क्विज जो है वो आपके लिए अपलोड की जाती है। आप उसको जा कर के डेली बेसिस पर देख सकते हो। 10 to 15 मिनट्स का वो वीडियो होता है, लेकिन आपका डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाओगे। Okay, thank you.